दोस्तों, आज तारीख हो गई 12 सितंबर 2023 की, 7 दिन हो गए मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। एमपी में कांग्रेस नेताओं पर पड़ सकते हैं ईडी और इनकम टैक्स के छापे। बड़ी बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने जताई आशंका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सरगर्मी के बीच कांग्रेस को आशंका है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़वा सकती है। सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेताओं पर आईटी और ईडी की रेड होने की आशंका जताई है। उनका कहना है मध्य प्रदेश में जगह जगह ईडी और आईटी दफ्तर खोले जा रहे हैं, अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। इस तरह छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार के मंत्रियों, कर्मचारी और स्टाफ मेंबर्स पर ईडी आईटी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले एआईसीसी इंचार्ज के सी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ के साथ पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। चुनाव के नतीजे आने तक सभी पर्यवेक्षक जिला स्तर तक संगठन के साथ काम करेंगे। सभी पर्यवेक्षक चुनाव तक एआईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आज पूरे देश में आम राय बन चुकी है, इस चुनाव में कांग्रेस सरकार बन रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के मंत्रियों और पर ईडी लगी हुई है। खबरें आ रही है एमपी में कांग्रेस नेताओं पर छापे मारने की रणनीति बनाई जा रही है, जो सत्ता से बाहर हैं। उन्हें डराने के लिए छापे पड़वाने की तैयारी की जा रही है। डरे ओ जिन्होंने अवैध धन कमाया हो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अभी ऑब्जर्वर की बैठक हुई है, सभी से चर्चा की है, सबको समझाया है किसका क्या दायित्व है। यह सब जाकर एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में काम करेंगे। कांग्रेस की टिकट लिस्ट को लेकर कमलनाथ ने कहा, जो हमें उचित लगेगा हम लिस्ट जारी करेंगे। आज की इस बैठक के बाद अब दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। यह हटके लगाई जा रही है कि अब कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। देखिए अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव पुलिस जांच में शामिल होने के आदेश। मुसलमानों पर दिया था विवादित बयान। मुसलमानों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को पुलिस जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने ये आदेश दिया है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है। बाबा रामदेव ने राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, अब कोई मुसलमान से पूछो तुम्हारा धर्म क्या है तो वो कहेंगे नमाज पढ़ो, हिंदू लड़की को उठा कर लाओ, जो भी पाप करने हैं करो। वो इस्लाम को अपनी जन्नत समझते हैं, लेकिन वो नमाज जरूर पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है, बस नमाज पढ़ो, फिर जो करना है करो, आतंकवादी बनना है बनो, बाकी जितने भी अपराध करना है करो। इसी बयान में बाबा रामदेव ने आगे कहा था, मुसलमानों के नज़रों में सुर का मतलब टखनी के ऊपर पजामा पहनना, मूछ कटवाना, टोपी पहनना। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कुरान इस्लाम कहता है, ऐसा ये लोग कहते हैं। बस ऐसा करने से स्वर्ग में आपकी जगह पक्की हो गई है, लेकिन ऐसी जन्नत तो जहन्नुम में भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछें कटवा रहे हैं, सिर पर टोपी रख रहे हैं। बता दें 16 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। बाड़मेर के पठाई खान ने 2 फरवरी को बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रामदेव के खिलाफ इस्लाम पर अपमान करने का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि उन्होंने इस्लाम को हिंदू धर्म से तुलना की और उसका अपमान किया है। देखिए अगली बड़ी खबर। सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसी पढ़ाई और फ्री स्कूल यूपी सरकार ने शुरू की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अटल आवासीय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों को जोड़ा गया है। यूपी सरकार की इस स्कीम में राज्य के गरीब, श्रमिकों, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। अटल आवासीय योजना के तहत कुल राज्य के 18 मंडलों में आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। इसमें प्राइमरी, जूनियर के साथ ही माध्यमिक क्लास तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। इस स्कीम के तहत खोले जाने वाले सभी स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। आइए जाने इस योजना का लाभ कैसे और किसे मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से जारी इस योजना का लाभ ऐसे श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद 1 वर्ष पूर्ण कर ली हो। एक रजिस्टर्ड श्रमिक अपने 2 बच्चों का एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में करवा सकता है। अटल आवासीय योजना में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 5वीं पास होना जरूरी है। छात्रों की उम्र 10 साल से ज़्यादा और 13 साल से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत हर साल एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। इसमें एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन होता है। इस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही दाखिल दिया जाता है। शॉर्ट लिस्ट होने वाले कैंडिडेट को संबंधित स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट को स्कूल की ओर से बिल्कुल फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत छात्रों को फ्री हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी। इसमें फ्री खाने के साथ खेल कूद और मनोरंजन की भी सुविधा होगी।
देखिए अगली बड़ी खबर, गुजरात की सभी 26 सीटों पर कांग्रेस की नज़र। हर साल गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में बेशक कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी अभी से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ सक्रिय हो गई है। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने के बाद राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक यहाँ पार्टी को फिर से खड़ा करने में लगे हैं। प्रभारी के रूप में अपने पहले दौरे पर मुकुल वासनिक ने 2024 के चुनाव के लिए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर संगठन को मजबूत बनाने और खाली पड़े पदों को भरने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी है। उन्होंने यह काम AICC के 3 सेक्रेटरी उषा नायडू, रामकिशन ओझा और BM संदीप को दिया है। देखिए अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट सीमावर्ती जिले वन विभाग के चेक पोस्ट पर चुनाव आयोग की रहेगी नजर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रखेगा। प्रदेश के एयरपोर्ट राज्य की सीमा से लगे जिले और वन विभाग के चेक पोस्ट पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। इसके लिए आयोग ने वन विभाग से सभी आवश्यक जानकारी ले ली गई है। वन विभाग के 54 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा प्रदेश में 441 वन चौकियाँ और 24 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं। इन पर विभाग का अमला पदस्थ है। आयोग ने 54 इंटर स्टेट चेक पोस्ट को संवेदनशील माना है और इसमें विशेष अमल नियुक्त करने के लिए कहा है। इन 54 चेक पोस्ट में 20 चेक पोस्ट ऐसे हैं जिनमें सशस्त्र वन चौकी भी हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में धन बल, अवैध शराब और अन्य गलत तरीकों को रोकने के लिए बड़ी कड़ी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के हवाई अड्डों पर निजी विमानों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन के बढ़ने के कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर निगरानी की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को दी गई है। चुनाव के दौरान कई बार पर्ची देकर शराब खरीदने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए संवेदनशील शराब दुकानों को चिन्हित कर उनमें CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। देखिए अगली बड़ी खबर, शहीद वनरक्षकों के परिजनों को मिलेगी 25 लाख की सहायता राशि। युवराज सिंह का ऐलान, समस्याएं सुलझाने के लिए बुलाया CM हाउस। मध्य प्रदेश में वनों की रक्षा करने के दौरान शहीद होने वाले पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य वन शहीद स्मारक और चंदनपुरा नगर वन के लोकार्पण कार्यक्रम इसका ऐलान किया है। CM ने वन रक्षकों की वर्दी भत्ता भी 2500 से बढ़ाकर 5000 करने पर अपनी सहमति जताई है। CM ने कहा कि वन के रखवाले मित्रों के साथ जल्द ही बैठक करूंगा। इसमें महाबत वन रक्षक के साथ उनके 1-2 प्रतिनिधियों को भी बुलाकर CM हाउस में चर्चा करूंगा। इसमें उनकी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि वन विभाग के हमारे परिवार के कई सदस्य वनों की रक्षा करते हुए शहीद हुए। साल 2008 में शहीद के परिजनों को दी जाने वाली 5 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर 10 लाख की गई थी। उन्होंने कहा कि ईश्वर न करे कि कोई और शहीद हो। मैं चाहता हूं कि उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाए। वर्दी का भत्ता भी 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपये किए जाएँ। पौष्टिक आहार के लिए अभी उन्हें 1000 रुपये मिलते हैं, इसमें भी बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद कार्यक्रम संबोधित करते हुए CM ने कहा प्रदेश ने वन संपदा पर बखूबी संरक्षण किया है। जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इन वनों की रक्षा की है। देश उनका ऋणी है। वन कर्मी अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में खतरों के बीच अपना कर्तव्य निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए अगली बड़ी खबर, आवेश में आ गया था, क्षमा चाहता हूं। तेजस्वी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे सच्चिदानंद राय। निर्दलीय विधान पार्षद और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के सदस्य सच्चिदानंद राय बयान देने के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने डिप्टी CM तेजस्वी यादव से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। मंगलवार 12 सितंबर को वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि वो आवेश में आ गए थे। उनके जुबान से अपशब्द कैसे निकल गए इसके लिए हैरत में है। कहा कि मुझे यह इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जिनकी भावना हाथ हुई मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जारी किए गए वीडियो में सच्चिदानंद राय ने इसका जिक्र किया है कि उन्होंने अपशब्द क्यों कह दिया था। आवेश को लेकर कहा कुछ दिन पहले दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भारत आगे बढ़ रहा है, इसको भी दर्शाया गया था। इसमें कई राज्यों का जिक्र था, लेकिन बिहार कहीं नहीं दिखा तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बेचैन था कि मेरे बिहार के लिए कब कोई बात करेगा। सच्चिदानंद राय कहा कि शनिवार 9 सितंबर को जब मैं पटना में संवाददाता सम्मेलन कर रहा था तो इस तरह का प्रश्न आया था। जवाब में मैंने तेजस्वी यादव के उस बयान को याद किया जिसमें जिन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आते ही पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, जो संभव नहीं है। एक बार में कोई 10 लाख नौकरी दे दे, उसकी प्रक्रिया इसलिए मैं आवेश में आ गया। इस आवेश में मैंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एक गलत शब्द का उपयोग कर दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए। बता दें कि तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था बच्चों के भविष्य के लिए कोई नेता नहीं सोचता। तेजस्वी यादव बताएं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है। कहा था कि पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे। इसी दौरान उन्होंने एक असंसदीय शब्द का प्रयोग किया। देखिए अगली बड़ी खबर, AI की मदद से रेल यात्रा पर अब होगी और सुरक्षित रेलवे का बड़ा अपडेट आया सामने। देश में रेल यात्रा को और सुरक्षित करने की कवायद जोरों पर चल रही है। इस क्रम में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे
ट्रेन चालकों के नीति पर नज़र रखने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। इसके लिए ट्रेनों में AI डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा। यह डिवाइस ड्राइवर की पलक झपकने पर इमरजेंसी ब्रेक भी लग सकेगा। सूत्रों मुताबिक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे AI आधारित डिवाइस तैयार कर रहा है जो ट्रेन के चालकों को झपकती आंखों का पता लगा सकेगा, उन्हें अलर्ट करने या नींद आने पर ट्रेन रोकने में सक्षम होगा। जून में रेलवे बोर्ड ने NFR को ऐसा डिवाइस तैयार करने के लिए कहा था जिसमें ट्रेन चालकों की सतर्कता पता लगाया जा सके। इस डिवाइस का नाम रेलवे चालक सहायता प्रणाली रखा जा सकता है। इस डिवाइस से ड्राइवर की नींद के बारे में तो पता चलेगा ही, इसके साथ ही एक निश्चित अवधि के लिए ड्राइवर की सतर्कता खोने की स्थिति में इमरजेंसी ब्रेक भी लग सकेगा। सूत्रों ने कहा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए IDM को एक सतर्कता यंत्र डिवाइस से संगठित किया जाएगा। रेलवे सूत्र ने कहा यह उपकरण अभी भी विकास के चरण में है और इसके उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जारी है। NFR की तकनीकी टीम इस पर काम कर रही है। इसमें हमें उम्मीद है यह अगले कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 2 अगस्त को NFR को पत्र लिखा और IDM के विकास में तेजी लाने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि एक बार यह उपकरण तैयार हो जाने के बाद इसे परियोजना के तौर पर 20 मालगाड़ी इंजन और यात्री ट्रेन इंजन में लगाया जाएगा। रेलवे ने के सभी जोन के इस प्रणाली के इस्तेमाल के बाद इसकी कार्यप्रणाली पर अपनी प्रतिक्रिया भी देने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसमें और सुधार किया जा सके। देखिए अगली बड़ी खबर, JP नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी दिल्ली में मंथन का ला सकती है BJP की दूसरी लिस्ट। इस बार के विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग ही अंदाज में लड़ना चाह रही है। यही कारण है कि संभवतः पहली बार आचार संहिता लगने से पूर्व ही BJP अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रही है। 24 दिन पहले BJP ने अपने 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि कल यानी 13 सितंबर को BJP की दूसरी सूची जारी हो सकती है। इस सूची को लेकर एक दिन पहले दिल्ली में मंथन हो चुका है। प्रादेशिक नेता CM शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, BJP प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के एक दिन पहले दिल्ली में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के निवास पहुंचे थे। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय प्रादेशिक नेताओं के बीच BJP की दूसरी सूची पर मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मंथन के बाद कल 13 सितंबर को BJP अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। इस सूची में 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। बता दें 24 दिन पहले BJP अपने 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवार भी अपनी विधानसभा प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस दौरान यह प्रत्याशी लोगों से घर घर जाकर मिलने के साथ ही रूठे BJP को भी मना रहे हैं। BJP का मानना है कि समय से पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से पार्टी को बहुत फायदा होगा। देखिए अगली बड़ी खबर, 30 नवंबर से पहले किसानों की KYC कराना जरूरी। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी PM किसान योजना का फ़ायदा ले रहे हैं तो या फिर लेना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले कुछ जरूरी काम को निपटा लेना है। केंद्र सरकार तरफ से अब तक 14 किस्तों में पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। अब सरकार किसानों को 15वीं किस्त का पैसा देगी। किसानों के खाते में सरकार 2-2 हज़ार रुपये की 15वीं किस्त ट्रांसफर करेगी। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी किसान 15वीं किस्त का फ़ायदा लेना चाहते हैं उन सभी किसानों को KYC वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराई है तो आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए PM किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ दूर दराज क्षेत्रों के किसान अब घर बैठे ही अपना OTP या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके KYC करा सकते हैं। आपको बता दें अगर आपके खाते में अभी तक 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर या फिर इस नंबर पर 011233811092 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल ID pmkisan@ict.gov.in पर भी मेल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।